दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबल साउथ पे और इससे जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है, 70 में फाइनल करना है, तो आप 99 पीडीएफ और वीडियो को रट के जाइए, आपका फाइनल होगा। एजीएस पेपर 1-2 का है और एसए का कम से कम 25 को फाइनल होगा। इसका चार्ज 4,000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एटम बम बैच फाइनल होगा। चलिए अब हम ग्लोबल साउथ पे चर्चा करेंगे और इसके सारे एस्पेक्ट देखेंगे। सबसे पहले ग्लोबल साउथ से जुड़े क्वेश्चन आएगा तो एक भूमिका लिखना है आकर्षक। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्लोबल साउथ एक शब्द है जिसमें अफ्रीका, एशिया के जापान, दक्षिण कोरिया को छोड़कर लैटिन अमेरिका, कैरेबिया और ओशिनिया के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़कर देश शामिल है। ब्रैकेट में छोड़कर लिख दीजिएगा, देश शामिल है। यानी ग्लोबल साउथ एक शब्द है जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई और ओशिनिया के देश शामिल है। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर पे दुनिया को दो भागों में बांटा गया है। सामाजिक आर्थिक विकास के मापदंड पे दुनिया को दो भागों में पूरे विश्व, इस पृथ्वी को बांटा गया है। एक है ग्लोबल नॉर्थ, एक है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में वे देश है जो भौगोलिक रूप से उत्तर में पड़ता है, और ग्लोबल साउथ में वे देश है जो भौगोलिक रूप से दक्षिण में पड़ता है। तो ग्लोबल नॉर्थ में वे देश शामिल है जिसकी सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर उन्नत है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय उच्च है। यही ग्लोबल नॉर्थ जो है कि देश जो है वैश्विक विकास के एजेंडे तय करता है, ग्लोबल गवर्नेंस के एजेंडे तय करता है, वैश्विक संस्थाओं को नियंत्रित करता है। यही ग्लोबल नॉर्थ के देश। और ग्लोबल साउथ के देश वे देश है जो सामाजिक आर्थिक विकास के मापदंड पे पिछड़ा है, जो विकास के राह पे है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न है। ये भौगोलिक रूप से पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। लिखने के बाद अब नीचे आइएगा। इन जो ग्लोबल साउथ के जो देश दिख रहे हैं, इसमें एशिया, अफ्रीका, कैरेबिया, लैटिन अमेरिका, ये सब देश शामिल हैं। तो इन सब देशों के साथ भारत का क्या संबंध है, पहले यह देखिएगा। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत का संबंध है, तो इन सब देशों के साथ भारत का सभ्यतागत संबंध है। यानी जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है तभी से भारत का एशिया, अफ्रीका के देशों के साथ संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता में ही इस पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका, इस सब के साथ संबंध रहा है। फिर मौर्य शासन, कुषाण काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल में भी पश्चिम मध्य एशिया, रोम के साथ जो है व्यापारिक आदान प्रदान होता था। ब्रिटिश शासन भारत पर आधिपत्य स्थापित किया और ब्रिटिश सरकार अपने औपनिवेशिक हित के लिए गिरमिटिया प्रथा चलाया था। इस गिरमिटिया प्रथा के तहत जो है बड़े पैमाने पे भारतीय मजदूरों को पपुआ न्यू गिनी, लैटिन अमेरिका के देशों, प्रशांत द्वीपीय देशों, दक्षिण अफ्रीका, इस सब देशों में जो है गन्ना और कपास की खेती के लिए जो है ले जाता था। अनुबंध पर 5 से 10 वर्ष का अनुबंध होता था और उस अनुबंध में शर्त होता था कि अनुबंध पूरा होने के बाद या तो जो मजदूर है उसी देश में बस जाए, नहीं तो फिर वापस भारत आ जाए। तो बड़े पैमाने पर जो ब्रिटिश सरकार के गिरमिटिया प्रथा के तहत जो गया था, जो जैसे मॉरिशस गया, फिजी गया, दक्षिण अफ्रीका गया, तो भारतीय वहीं बस गए थे। कैरेबियाई देशों में गया तो भारतीय वहाँ बस गए थे। अब बसने के बाद आज देख रहे हैं पूरे विश्व के सभी महाद्वीपों में 3 करोड़ भारतीय हैं। तो प्राचीन काल से ही सभ्यतागत संबंध ही है। उसके बाद प्रवासी। देखिए, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा कड़ी जो है प्रवासी भारतीय है। पूरे विश्व में 3 करोड़ प्रवासी भारतीय है जो अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये 3 करोड़ भारतीय प्रवासी, जैसे पपुआ न्यू गिनी, दक्षिण अफ्रीका देख रहे हैं, फिजी, मॉरिशस, या मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप, सभी देशों में देखेंगे तो प्रवासी भारतीय होंगे। अमेरिका,
तो नॉर्थ को छोड़ दीजिए, साउथ की बात कीजिएगा, तो ये प्रवासी भारतीय भारत और ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों को जोड़ता है यही आदमी। मान लीजिए मेरा घर है, हम अपने घर से 10 गो को बेच दिए, 10 आदमी को, 10 गो घर, 10 आदमी के घर पे। अब 10 के घर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, वही काम कर रहा है 10 के घर पे मेरा आदमी, तो 10 घर हमसे मेरे घर से जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरा आदमी वहाँ काम कर रहा है। तो यही है, तो प्रवासी भारतीय एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, कैरिबियाई देशों में काम कर रहा है, और कनेक्ट कहाँ से है? इंडिया से है। तो भारत इस प्रवासी भारतीय के माध्यम से कंट्रोल कर रहा है ग्लोबल साउथ के देशों को, जोड़े हुआ है, कंट्रोल नहीं जोड़े हुआ है। अब व्यापारिक आर्थिक संबंध, भारत का ग्लोबल साउथ के देशों के साथ प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता, चोल काल, मौर्य काल, रोमन साम्राज्य, कुषाण काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश शासन के दौरान, और 1991 के बाद तो पूरे देश ग्लोबल साउथ के देशों के साथ तो व्यापारिक आर्थिक जुड़ाव है। स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक आपदा, भारत जो है जब भी ग्लोबल साउथ के देशों में कोई संकट आता है, प्राकृतिक आपदा आता है, भूकंप आता है, तो भारत सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत 100 से अधिक देशों को 300 मिलियन कोविड वैक्सीन की खुराक जो है दिया था। साथ ही साथ अभी हाल ही में जिम्बाब्वे में, मलावी में प्राकृतिक आपदा आ गया था, तो उसमें सहायता किया है। सीरिया, तुर्की में भूकंप में मदद किया था, नेपाल में भूकंप में मदद किया था, मालदीव, श्रीलंका, ये सब तो मदद करता ही है भारत। राजनीतिक जुड़ाव, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच राजनीतिक जुड़ाव भी जो है अब देखिएगा WTO के व्यापार कृषि पर समझौते या मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बैठक, वार्षिक बैठक होता है। उसके बाद जो है क्लाइमेट UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोप में जो है मिलता है भारत। विश्व बैंक, इस सब के माध्यम से भारत जो है ग्लोबल साउथ के देशों के G20, G77, इस सब के माध्यम से भारत विभिन्न देशों, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारतीय नेताओं का और इन देशों के नेताओं का जुड़ाव रहता है। कभी ब्रिक्स के नेताओं के साथ, कभी SCO के नेताओं के साथ, कभी बिम्स्टेक के नेताओं के साथ, कभी G20 में तो ग्लोबल नॉर्थ के भी देश है। इसके बाद जो है WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जलवायु परिवर्तन समझौता है, जलवायु परिवर्तन जो वार्षिक बैठक होता है वो है। तो इन सब मुद्दों के आधार पर भारत विभिन्न देशों के नेताओं के साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद सांस्कृतिक संबंध देखेंगे तो भारत का ग्लोबल साउथ के देशों के साथ कल्चरल रिलेशन भी है, टाई है। अब देखेंगे कैसे, तो बॉलीवुड गाना पूरे एशिया, अफ्रीका में देखेंगे तो फैला हुआ है। भोजपुरी गाना तो अफ्रीका तक पहुंच गया है। चावल खाता सब है, गेहूं सब खाता है, देख रहे हैं, खान पान, कपड़ा, रहन सहन, कास्ता, तो सब जोड़े हुआ है, समझ रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म हो, खाना हो, या भारत का सॉफ्ट पापड़ हो, या भारत का जोग हो, ये विश्व भर में जो है, जो भी व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जो करता है, क्लियर बात है। तो सांस्कृतिक संबंध भी इन देशों के साथ है, धार्मिक, सांस्कृतिक। अब भारत में जो भाषा बोला जाता है, जो धर्म है, वो विश्व के अन्य देशों में भी धर्म है। बौद्ध धर्म जो है जोड़े हुआ है पूरे एशिया के अधिकांश देशों को। तो भारत के ग्लोबल साउथ के साथ यही संबंध है। आ जाएगा तो यही लिखिएगा। आइए आगे चर्चा करेंगे। भारत जो है ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने के लिए भारत की क्या तैयारी होनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव के लिए भारत क्या क्या प्रयास किया है, यानी एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई देशों के साथ भारत अपने आप को अटैच करने के लिए क्या किया है, या ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने के लिए भारत की क्या तैयारी है और क्या प्रयास है। तो सबसे बड़ा प्रयास किया है भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से भारत क्या किया है, ग्लोबल साउथ के जितने भी पिछड़ा देश है, उस ऊर्जा की चुनौती तो सब देशों में है। अब उस चुनौती को दूर करने के लिए भारत क्या किया है, सौर ऊर्जा के विकास, ऊर्जा सुरक्षा के लिए, सौर ऊर्जा के विकास के लिए, सौर ऊर्जा के में निवेश बढ़ावा देने के लिए और सभी देशों को सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए 2015 में भारत
और फ्रांस के राष्ट्रपति मिलकर आईएसए का जो है गठन किया है, लॉन्च किया है। और ये आईएसए में जो है बड़े पैमाने पर ग्लोबल साउथ के देश है। तो भारत इसके माध्यम से एक ग्लोबल साउथ के देशों को जोड़ रहा है, जोड़ने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि भारत के नेतृत्व में ही है। दूसरा है ग्लोबल साउथ समिट। देखिए भारत जो है ग्लोबल साउथ के देशों को नेतृत्व करने के लिए ग्लोबल साउथ समिट करता है, वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट करता है। अभी 3 समिट हो चुका है। पहला समिट जो है 13 जनवरी 2023 को हुआ है। दूसरा 17 नवंबर 2023 को हुआ है। और तीसरा जो है 17 अगस्त 2024 को हुआ है। तो इस वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट के माध्यम से, ग्लोबल साउथ के माध्यम से वर्चुअली सभी देश भारत के नेतृत्व में जुड़ता है और अपने विकास और चुनौती और प्राथमिकता पर चर्चा करते हैं और वैश्विक विकास के लिए मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद भारत विस्तारित पड़ोसी की नीति को प्रतिपादन किया है। इस विस्तारित पड़ोसी की नीति के तहत पश्चिम एशिया, आसियान के देश, द्वीपीय देशों को विस्तारित पड़ोसी का अंग मानता है, जोड़ता है इस नीति के माध्यम से। मान लीजिए हम एक नीति लॉन्च किया है, इस नीति के माध्यम से हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब में अब विस्तारित पड़ोसी का भाग है। पहले पड़ोस की नीति आईसी को क्या किया है, विस्तार कर दिया गया है। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान है, श्रीलंका, मालदीव है। हम विस्तार कर दिए तो इंडोनेशिया चला गया विस्तारित पड़ोसी में, कंबोडिया चला गया विस्तारित पड़ोसी में, जापान चला गया विस्तारित पड़ोसी में। लेकिन जापान ग्लोबल नॉर्थ का देश है, तो जोड़ने के लिए विस्तारित पड़ोसी की नीति का प्रतिपादन किया है। उसके बाद वैश्विक अवसंरचना निवेश पहल। भारत जो है 2023 में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर इस पहल को लॉन्च किया था, वैश्विक अवसंरचना निवेश पहल। इस पहल के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों में अवसंरचना के विकास के लिए, सतत विकास में तेजी लाने के लिए निवेश संबंधी जो है सहायता प्रदान किया जाता है। उनकी चुनौतियों को दूर करने में भारत सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा, ये गलियारा भारत को रूस से जोड़ता है। इस दौरान जितने भी देश है मध्य एशिया के, पश्चिम एशिया के, सब इस कनेक्ट है भारत के माध्यम से। उसके बाद जो है पहले पड़ोस की नीति। इस नीति के माध्यम से जो भारत के आसपास बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, चीन, म्यांमार है, इसके माध्यम से जो है भारत जोड़ रहा है और उसको प्राथमिकता दे रहा है। अफ्रीकी संघ को G20 में, भारत की अध्यक्षता में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ और इस G20 शिखर में भारत के प्रयासों से अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बना दिया गया, नेतृत्व करने के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए। उसके बाद वैश्विक जैव गठबंधन, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा करने के लिए जैव ईंधन को, जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है 2023 में वैश्विक जैव गठबंधन की शुरुआत किया है और इसके माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों में ऊर्जा सुरक्षा के लिए जैव ईंधन के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। वैक्सीन मैत्री पहल, भारत जो है इस पहल के तहत 100 से अधिक ग्लोबल साउथ के देशों को 300 मिलियन वैक्सीन आपूर्ति किया था। और अंतर्राष्ट्रीय भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा, तो भारत और मिडिल ईस्ट के बीच जो है इस आर्थिक गलियारे के माध्यम से जोड़ रहा है। उसके बाद सहायता, भारत जो है ग्लोबल साउथ के देशों में प्राकृतिक आपदा हो या मानवीय आपदा हो, इसमें जो है सहायता प्रदान करता है, चाहे भूकंप हो या बाढ़ हो या सूखा हो या आगलगी हो या युद्ध जनित क्षति हो। उसके बाद भारत जो है एक्ट ईस्ट नीति का प्रतिपादन किया है, आसियान केंद्रित, आसियान और पश्चिम एशिया, आसियान के देशों को जो है प्राथमिकता देने के लिए, जोड़ने के लिए एक्ट ईस्ट नीति जो है प्रतिपादित किया है। भारत का यूपीआई के माध्यम से भारत जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों को जोड़ रहा है। अब देखिए सिंगापुर जोड़ दिया, श्रीलंका जोड़ रहा है, मॉरिशस को जोड़ रहा है, इसके यूएई को जोड़ रहा है। उसके बाद ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम का गठन किया गया है ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने के लिए। उसके बाद ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक सोशल इम्पैक्ट फंड की शुरुआत की गई है। इसके बाद अलावा ग्लोबल साउथ एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना किया गया है ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने के लिए या उसको जुड़ाव के लिए। चलिए आगे आइए, अब जो है भारत के लिए ग्लोबल साउथ का क्या महत्व है। जब भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करेगा विश्व के ज्यादातर देशों का,
तो भारत की वैश्विक प्रोफाइल में क्या होगा, वृद्धि होगा। आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा कि नहीं। अब 10 आदमी को नेतृत्व कीजिएगा तो आपका ओहदा ऊंचा होगा, तो मेरा ओहदा, भारत का ओहदा ऊंचा होगा। मेरा माने भारत, अवधेश माने भारत सॉरी, नहीं, भारत बहुत है, अभी भारत है, सब लोग भारत है, इस देश के हर आदमी भारत है, हर आदमी। उसमें छोटा सा हिस्सा, मतलब बहुत छोटा सा वैश्विक प्रोफाइल वृद्धि होगा। उसके बाद जो है भारत जो है, अगर ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट कर रहा है, नेतृत्व करने जा रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि आप दुनिया के देशों को एकजुट कर रहे हैं। और देखिए, अभी दुनिया जो है, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच जो सहयोग है टूट चुका है। यूक्रेन रूस युद्ध के मुद्दे पे, इजराइल ईरान के मुद्दे, इजराइल हमास के मुद्दे पे दुनिया के देश में अलग अलग देशों में टूटा हुआ है। कोई समर्थन इजराइल के साथ कर रहा है, कोई ईरान के साथ कर रहा है, कोई यूक्रेन के साथ है, कोई रूस के साथ है। ऐसे में भारत क्या करेगा, अगर ग्लोबल साउथ ऐसी स्थिति में जब विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो सहयोग टूट चुका है, उसको भारत जो है एकजुट करने का भारत को अवसर प्राप्त हो रहा है। सतत विकास लक्ष्य 2030 को 2015 में घोषित किया गया था। 2030 तक की 17 लक्ष्य प्राप्त करना है सभी देशों को। अभी तक 12% लक्ष्य ही प्राप्त हुआ है, और आज 8 साल हो गया। अब मुश्किल से क्या साल बचा हुआ, 6 साल बचा हुआ, 5 साल बचा हुआ है। तो भारत जो है विश्व के विभिन्न देशों को सतत विकास प्राप्ति में सहायता कर सकता है, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करके। ग्लोबल साउथ के देश खनिज संसाधन में धनी है। अब ज्यादातर तेल पश्चिम एशिया ग्लोबल साउथ के देशों में है, मिडिल ईस्ट में है, प्राकृतिक गैस, खनिज संसाधन है। तो भारत इन सब देशों के साथ अगर जुड़ता है तो भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, औद्योगिक माल के लिए कच्चे माल की व्यवस्था कर सकता है, समझ रहे हैं। इसके अलावा भारत जो है ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करके विश्व व्यापार संगठन में ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा कर सकता है। क्लाइमेट वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त विकसित देशों को दिलवा सकता है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी दिलवा सकता है। भारत को अवसर मिलेगा कि आप बढ़कर विकासशील देशों के हितों की रक्षा कीजिए। भारत अगर ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करता है, उसका नेतृत्व करता है, तो भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता और मजबूत होगी, दावेदारी और बढ़ जाएगी और जल्दी मिल जाएगी। भारत का इन सब देशों के साथ सामरिक हित है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का जो है सामरिक हित है। पड़ोसी देशों के साथ जो है जो विवाद है उसको कंट्रोल कर सकता है। इसके माध्यम से भारत जो है अपने व्यापार के लिए जो मार्ग है उसकी रक्षा कर सकता है। और साथ ही साथ एशिया जो है आतंकवाद, अतिवाद, उग्रवाद से ग्रसित है। भारत भी उसके विभिन्न देशों को एकजुट करके जो वैश्विक आतंकवाद है, उग्रवाद है, अतिवाद है, इसका जो है बेहतर तरीके से जो है निपटारा कर सकता है। तो यह स्थिति है। अब जो है ग्लोबल साउथ की आवाज बनने में भारत के सामने क्या चुनौती है उसको देखना है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा चुनौती है एकजुट करना। आप देखिए, दरअसल क्या है कि आजकल जो कैमरा है ना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कई बार जो है दिक्कत हो जाती है, इसलिए बार बार जा रहे हैं देखने। एकजुट करना या चुनौती, तो ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि सबकी प्राथमिकता अलग अलग है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सभी देश अलग अलग है, सब में विषमता व्याप्त है। कहीं लोकतांत्रिक है, कहीं राजतंत्र है, कहीं कहीं सैनिक शासन है। अब बांग्लादेश, म्यांमार देख लीजिए। तो इन देशों की प्राथमिकता अलग अलग है, इन लोगों की शासन व्यवस्था अलग अलग है, इन लोगों के आर्थिक हित अलग अलग है सभी देशों को। तो सभी देशों को एक जगह लाना बड़ा मुश्किल है, सबका विचार अलग अलग है। सब विभिन्न विचार के लोगों को एकजुट करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। एक बड़ी चुनौती है कि सभी देश सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों और प्राथमिकता के स्तर पर सभी देशों में क्या है, एक विषमता व्याप्त है। और ग्लोबल साउथ के देशों में चीन जो है का बहुत बड़ा प्रभाव है। और चीन का मजबूती जो है, चीन भारत का प्रतिद्वंदी है। जहां चीन होगा वहां आप कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि चीन के पास अथाह संसाधन है और अपने अथाह संसाधन के बल पे
ये जो छोटे छोटे जितने ग्लोबल साउथ के देश है उसको अपने ऋण जाल में, अपने ट्रैप में फंसा रहा है। सीपीसी के वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से। तो चीन के मुद्दे भी भारत को ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने में एक चुनौती पैदा कर रहा है, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप वियतनाम में गए, तो वियतनाम में पहले ही चीन मौजूद है, उसकी दोस्ती पहले ही से है। इंडोनेशिया में जा रहे हैं, चीन वहां पहले ही से है। सऊदी अरब में जा रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, चीन वहां पहले ही से है। तो आपको जो नेतृत्व करने का जो अवसर होगा वो चीन कम करता है, वहां की चीन की मौजूदगी। संसाधन घरेलू मुद्दे, भारत ग्लोबल साउथ का नेता बनने जा रहा है और भारत मानव विकास के स्तर पर एशिया के कई देशों से पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे है, प्रेस सूचकांक में नीचे है। तो आप जा रहे हैं नेता बनने, घर में जो है गरीबी या भुखमरी, बेरोजगारी और महिला पर अत्याचार हो रहा है, वैल्यू करेगा लोग? कोई देश वैल्यू नहीं करेगा। बाहर के लोग तभी आपको वैल्यू करेगा जब आप मजबूत रहेंगे। यहाँ पर तो मानव विकास सूचकांक में आपकी स्थिति क्या है, भारत की रैंकिंग? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे ज्यादा कुपोषित जनसंख्या आपके यहाँ रहता है। लैंगिक समानता सूचकांक में महिलाओं की स्थिति क्या है भारत में? प्रेस सूचकांक में क्या है भारत की स्थिति? लोकतंत्र सूचकांक में क्या है भारत की स्थिति? अब इस आधार पे तमाम चुनौती है आपके घरेलू मामला में, और इसके बावजूद भी आप भारत में जा रहे हैं नेतृत्व करने, विश्व के विभिन्न देशों को नेतृत्व करने जा रहे हैं। एक चुनौती है संसाधन की चुनौती। चीन के पास, अमेरिका के पास संसाधन है, वो अपने संसाधन के बल पे विभिन्न देशों को अपने पक्ष में लाता है, लेकिन आपके पास पैसा कहाँ है? आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप अलग अलग देशों को सहायता देकर अपने पक्ष में लाएंगे, ऋण देके या अनुदान देकर अपने पक्ष में लाएंगे। तो संसाधन की चुनौती बड़ी चुनौती है। भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करने में भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। अब कहिए भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता क्या है? ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, देख रहे हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो इस समय आपसी जो है प्रतिद्वंद्विता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसमें भी उलझा हुआ है। अफगानिस्तान, भारत चीन, तो ये आपस में जो है क्या है, उलझा हुआ है। तो उस स्थिति में सभी को एक जगह लाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। चलिए, और आज भी वैश्विक एजेंडे पे ग्लोबल नॉर्थ के देशों का प्रभुत्व, आज भी WTO के मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जो समझौता होता है, जो निर्णय लिए जाते हैं, उस पर ग्लोबल नॉर्थ के देशों का प्रभाव है। UNFCCC के क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, जलवायु वार्ता में आज भी विकसित देशों का प्रभाव है। विश्व बैंक, UNO में जो फैसले लिए जाते हैं उस पर भी विकसित देशों का प्रभाव है। ये भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बनने में या नेतृत्व करने के मामले में एक चुनौती है। अब देखिएगा ग्लोबल साउथ को क्यों एकजुट करना चाहिए और वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की आवश्यकता क्या है। तो सबसे बड़ा आवश्यकता क्या है? वर्तमान समय में वैश्विक अनिश्चितता है। विश्व में विभिन्न जब क्षेत्रों में जो है युद्ध चल रहा है, अशांति का माहौल है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो चुका है, देशों के बीच जो है सहयोग टूट चुका है। ऐसी स्थिति में वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट के माध्यम से भारत जो है विकासशील देशों की जो प्राथमिकता है, चुनौतियां है, उसको समाधान करने में योगदान दे सकता है, हितों की रक्षा कर सकता है, साथ ही साथ उस पर खुले चर्चा कर सकता है। अभी पूरी दुनिया कोविड-19, ग्लोबल साउथ के देश अभी भी कोविड-19 के प्रभाव से पूरी तरीके से उबर नहीं पाया है। इसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस, आज भी ग्लोबल गवर्नेंस जो है, अब देखेंगे वैश्विक एजेंडे तय करने में, वैश्विक प्रशासन में, वैश्विक स्तर पर शांति, विकास, स्थिरता के लिए WTO, IMF, विश्व बैंक, UNO काम कर रहा है। लेकिन इस सब देशों लंबे समय से क्या है, इसमें सुधार नहीं हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध ठीक बाद उसकी जो स्थापना हुई थी, उसी फॉर्म संरचना में आज भी काम कर रहा है। जो समकालीन चैलेंजिंग है, उस चुनौती को दूर करने में सभी जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो अक्षम साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत जो है बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुसार जो विकासशील देशों की जो चुनौती, विकासशील देशों के सामने जो चुनौतियां हैं उसको दूर करके
दूर करने में जो है मदद कर सकता है इस समिट के माध्यम से। आज भी देखिए टेक्नोलॉजी डिवाइड है, ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी डिवाइड है। कोई देश बहुत टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, कोई टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे है। तो भारत जुड़कर इन देशों के टेक्नोलॉजी डिवाइड को दूर कर सकता है। स्वास्थ्य आज वैश्विक स्तर पर फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी की चुनौती है। भारत इसके माध्यम से सबको एक करके साझा प्रयास करके इसको दूर कर सकता है। आज भी जो है ग्लोबल साउथ के देश, खास करके पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया आतंकवाद, अतिवाद से ग्रस्त है। भारत सभी देश को एकजुट करके इन समस्या से साझा निपट सकता है, साझा प्रयास, सामूहिक प्रयास कर सकता है। अब वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट, देखिए वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट भूमिका भारत के नेतृत्व में एक ऐसा मंच है जहां ग्लोबल साउथ के देशों की विकास संबंधी चुनौतियों, उनकी प्राथमिकताओं खुले में चर्चा की जाती है। और इसका पहला सम्मेलन 12-13 जनवरी 2023 को, दूसरा 17 नवंबर 2023 को, तीसरा 17 अगस्त 2024 को हुई थी। और ये भारत के नेतृत्व में यह समिट आयोजित किया जाता है। और क्यों आयोजित किया जाता है? ताकि ग्लोबल साउथ के विकास संबंधी चुनौतियों, सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके प्राथमिकताओं की खुलकर चर्चा करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अब तीसरा सम्मेलन 17 अगस्त 2024 को हुआ है। इस सम्मेलन में कई घोषणाएं, प्रधानमंत्री जो है 4 विभागीय वैश्विक विकास समझौता का प्रस्ताव रखा था। विकास के लिए व्यापार, सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण और वित्त और अनुदान का प्रस्ताव रखा है। और इस सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के विभिन्न देश, 100 से ऊपर देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इसमें ऊर्जा, व्यापार, कृषि, जलवायु परिवर्तन, समझ रहे हैं, उसके बाद जो है जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, इन सब जुड़े हुए प्रौद्योगिकी, इन सब जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा की गई। और प्रधानमंत्री 4 विभागीय प्रस्ताव रखा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भारत घोषणा किया है कि व्यापार संवर्धन के लिए $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक कोष बनाया जाएगा। व्यापार के लिए $1 मिलियन डॉलर का कोष बनाया जाएगा। और भारत सस्ती और प्रभावी जेनेरिक दवा ग्लोबल साउथ के देशों को प्रदान करेगा। तो ये समिट का परिणाम है। इस प्रकार आप क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा आएगा आप लिखिएगा। इस प्रकार भारत का जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट या ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना, वैश्विक विकास, ग्लोबल साउथ के देशों के न्यायपूर्ण विकास, समावेशी विकास के लिए जो है एक बेहतर प्रयास है। और इसके माध्यम से वैश्विक विकास सुनिश्चित होगा, वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति होगी और वैश्विक स्तर पर भारत का प्रोफाइल बढ़ेगा। तो ये सभी चीज़ है, आप देखिएगा, फिर आप आगे चर्चा करेंगे।